चलिए, तो कल हम लोग जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं देख लिए थे, ठीक है। आज हम लोग को देखना है अर्थशास्त्र की शाखाएं। अभी तक हम लोग पीछे जो कुछ भी बात किए थे वो सब किस पे फोकस था? अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमी पर। अब हम लोग बात करने चले थोड़ा सा अर्थशास्त्र को समझते हुए, ठीक है। तो जरा हमको बताएंगे अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र क्या है? इसका आर्थिक क्रियाओं या हम कहें संसाधनों के वितरण का अगर हम क्या करते हैं, हम सैद्धांतिक अध्ययन करते हैं। सैद्धांतिक अध्ययन वही तो होता है आपका अर्थशास्त्र होता है, ठीक है। इसका मतलब अब हम लोग थोड़ी देर केवल सिद्धांतों पर बात करेंगे कि ये चीज ऐसे होता है, ये चीज ऐसे होता है, जो कि आप जानते हैं अर्थव्यवस्था में परिस्थितियां ये चीज ऐसे होता है, इसको बदल देती हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं इस चीज को। अगर हम लोग अर्थशास्त्र की शाखाओं के बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले 1935 में वेजनर फ्रिस्क, ठीक है, इनके द्वारा क्या किया गया था, ये जो अर्थशास्त्र है इसको दो शाखाओं में बांट दिया गया। दो शाखाओं में, इसमें एक जो है उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा जो है उसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ध्यान रखिएगा, अब इकोनॉमी नहीं इकोनॉमिक्स है, ठीक है। अगर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसे कहते हैं व्यष्टि शास्त्र और इसे क्या कहते हैं, समष्टि शास्त्र। पहले थोड़ा सा दोनों का परिचय ले लेते हैं ताकि तुलनात्मक रूप से आपको बातें समझ में आना शुरू हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर हम व्यष्टि शास्त्र या हम कहें माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं और हम कहें समष्टि शास्त्र या कहें मैक्रो इकोनॉमिक्स, अंतर क्या है? देखिए, हम लोग चूंकि यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, वो अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं ना, इसलिए हमको अध्ययन करना पड़ेगा किसका? आर्थिक क्रियाओं का। ध्यान समझिएगा, देखिए जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की, और अर्थव्यवस्था क्या है? जहां कहीं भी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, वही क्या हो गया? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ गया, ठीक है। आपने अगर एक भिखारी को भी 10 की नोट निकाल के दिया तो आर्थिक क्रियाओं का जन्म प्रारंभ हो गया, ठीक है। अब अगर हम कहीं पर भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का इकाई के रूप में अध्ययन करते हैं, इकाई के रूप में, तो वो क्या होगा आपका? वो होगा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि शास्त्र। मैं समझ रहा हूं अभी आपकी बात नहीं समझ में आई, क्योंकि उदाहरण पर आएंगे तब आप बेहतर समझ पाएंगे। और पहले परिभाषा, अगर इसी चीज का हम समग्र अध्ययन करते हैं, समग्र अध्ययन, इसका मतलब अगर हम आर्थिक क्रियाओं का समग्र अध्ययन करेंगे तो क्या हो जाएगा? समष्टि शास्त्र हो जाएगा। आइए इकाई के रूप का मतलब समझते हैं। इसका मतलब अगर आप कहीं पर भी किसी एक व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, आप एक कंपनी की आर्थिक क्रियाओं या जो प्रणाली है उससे संबंधित चर्चा कर रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगा,
ठीक है। अगर हम किसी एक परिवार के अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगा। अब जब हम समग्र रूप से बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, अब यहां पे भारत के दृष्टिकोण समझिए। भारत, हमको क्या करना है, भारत की अर्थव्यवस्था यानी भारत की आर्थिक क्रियाओं को समझना है। अब ये बताइए, भारत की आर्थिक क्रियाओं में भारत का राष्ट्रीय आय आएगा, तो पूरे भारत की आय की हम लोग चर्चा करेंगे ना, यही तो आर्थिक क्रियाएं प्रारंभ हो रही हैं। इसके बाद क्या होगा, भारत का हम लोग राजकोषीय नीति की बात करेंगे, हम लोग भारत की मौद्रिक स्फीति की बात करेंगे, जिसे आप क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन, महंगाई बात करते हैं। हम लोग भारत की बेरोजगारी की बात करेंगे, हम लोग भारत की वित्तीय प्रणाली की बात करेंगे, हम लोग भारत के व्यापार संतुलन की बात करेंगे। अगर आप अपने पिताजी के व्यापार के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो वो आपका क्या होगा, छोटा माना जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। और पूरे भारत के व्यापार की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाएगा, वो समष्टि शास्त्र में जाएगा। ये अंतर समझ आ रहा है। तो कहीं पर भी इकाई के रूप में एक को आधार बना करके अगर आपने अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश किया, उसके सिद्धांतों के बारे में चर्चा किया, तो वो क्या हो जाएगा, आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। ठीक है। आइए अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग अर्थशास्त्र की बात करते हैं, कुछ थोड़ा सा फैक्चुअल पॉइंट देख लें फिर आते हैं हम लोग। अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है, एडम स्मिथ को। और इसी में अगर हम लोग वित्तीय शास्त्र की बात करें तो इसका जनक किसे माना जाता है, इसका जनक किसे माना जाता है, एडम स्मिथ को। और अगर हम लोग समष्टि शास्त्र के बारे में बात करें तो इसका जनक किसे माना जाता है, इसका पिता किसे माना जाता है, जॉर्ज मिनार्ड केन्स को। ठीक है। और अगर हम इन तीनों के बारे में बात करें तो सबसे अच्छा क्या माना जाता है कि हमको कुछ नया नहीं याद करना पड़ा, भगवान का शुक्र इसके लिए ना, कि पीछे एक बार जिसका नाम याद कर लिए थे हमको उसी को जो है आगे भी देखना पड़ रहा है। ठीक है। तो जॉर्ज मिनार्ड केन्स, जॉर्ज मिनार्ड केन्स, इससे पहले कहां चर्चा किया था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। इन्हीं की विचार थे, किस पुस्तक में था, क्या बात है, ये सबसे आसान नाम है, बड़ा लंबा नाम था, द जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है। आइए अब देखिए, हम लोग जब बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसका आधार क्या होता है, इसका आधार होता है कीमत। अभी हम आपको समझाएंगे, इसका आधार होता है कीमत। लेकिन जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, ये वो पॉइंट मैं बता रहा हूं जहां से आपसे छुपा के क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है। तो चूंकि आप बहुत कुछ समझे होते हैं, जाने होते हैं, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है, सीधा कोई शब्द बना के दे देता है। ठीक है। तो उसको समझना जरूरी है। ये क्या है, अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसका आधार क्या होता है, इसका आधार होता है आय। देखिए अर्थशास्त्र चूंकि सिद्धांतों का अध्ययन है तो पूरी आर्थिक गतिविधियों के बीच में केवल दो चीजें काम करती हैं। समस्त आर्थिक गतिविधियों को आप चाहे जितने भी स्तर पे विभाजित कर दीजिए, लेकिन काम केवल दो करेंगे। कौन सी, मांग व आपूर्ति, डिमांड एंड
सप्लाई। खत्म, पूरी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, यहीं पर है। इसीलिए आप जब भी कभी इकोनॉमिक्स में एग्जाम्पल सुनते हो तो हमेशा कहा जाता है कि मांग और आपूर्ति का नियम काम करता है। ठीक है, आइए अब इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। देखिए कल थोड़ा सा हम लोगों ने क्या देखा था, मैंने आपको बताया था आय का चक्रीय प्रवाह, आय का चक्रीय प्रवाह, फ्लो ऑफ इनकम। और यहीं पर आपसे मैंने इसी बात को एक और कह दिए थे कि अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आय का चक्रीय प्रवाह, इसकी जरूरत है क्यों? आय के चक्रीय प्रवाह की जरूरत है क्यों? ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है, एक बात बताइए, पैसा खाएंगे, पैसे पे सोएंगे, पैसे से नहाएंगे, पैसे को पहनेंगे, पैसे का साधन बनाकर चलेंगे। पैसा एक आधार है जिससे समस्त संसाधनों का क्या होता है, गतिशीलता होती है। तो आय का चक्रीय प्रवाह इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां से क्या होगा, संसाधनों का क्या होगा, दत्यात्मक स्वरूप जन्म लेगा। अब आप कल के उदाहरण पर आइए। हमने आपको बताया कि एक फर्म है, एक कंपनी है, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने किया उत्पादन। उत्पादन में ये वस्तु भी हो सकता है और सेवा भी हो सकता है। अब यहां पर आपका है उपभोक्ता। उपभोक्ता, आप बताइए ये इसके उत्पादन को उपभोग करेगा? करेगा? अच्छा, तो क्या आप लोग भी कर लेते हैं सारे जो उत्पादन उनका उपभोग? बंद तो रही है मर्सिडीज कार, क्यों नहीं ले रहे हैं? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उपभोक्ता हमेशा क्या करता है, मांग करता है। और चूंकि कल भी हम लोग बात की ना, बस यही दो चीजें, एक उत्पादन कर रहा है, दूसरा उपभोग कर रहा है। भाई जब मांग हो रही है तभी तो उसका उत्पादन हो रहा है। और अब देखिए मांग है, हम आप नहीं ले रहे हैं, कोई बात नहीं ना, अरे दुनिया में बहुत से लोग हैं जो उसके पीछे पागल हुए हैं, तो मांग कर रहे हैं तभी तो उत्पादन हो रहा है। इसका मतलब मांग है तो इसके पीछे क्या है, उत्पादन है। देखिए आपको इतने इतने मतलब बारीक तरीके से हर जगह मांग और उत्पादन ला के रख देंगे कि अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये इकोनॉमिक्स का जो है वो बिल्कुल कहते हैं ना, मतलब बेस है। अगर आप इस बात को समझ गए तो हर जगह आपको वही चीज दिखाई देगी। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये कंपनी है और ये क्या कर रही है, ये उत्पादन कर रही है। तो ये बताइए कि कंपनी में किसी भी चीज का उत्पादन जो है वो मालिक स्वयं कर लेगा? नहीं करेगा ना। इसका मतलब इसको किसकी जरूरत होगी, इसकी किसकी जरूरत होगी, कर्मचारियों की जरूरत होगी कि नहीं होगी? इसको क्या चाहिए, कर्मचारी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। अब ये नौकरी दे रहा है, नौकरी दे रहा है, लेंगे? लेंगे? तो मैं तो नहीं लूंगा। लेंगे आप? कुल मिलाकर के ये कितनी भी नौकरी दे और कोई भी नौकरी दे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरी मांग नहीं है। अगर मांग नहीं है नौकरी की तो ये इनका नौकरी लेगा कौन? इसका मतलब ये नौकरी तभी दे रहे हैं जब लोगों की मांग है। इसका मतलब कहीं पर भी अगर उत्पादन होता है, मांग तो हमेशा बनी रहती है कि नहीं, इसकी मांग तो बनी रहेगी। तो कहीं पर भी अगर उत्पादन हो रहा है तो ये आपका किससे जोड़ रहा है, बेरोजगारी से जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है? दो स्तर पर आपको मांग और आपूर्ति समझाए।
अब आप इस बात को समझिए कि अगर हम मान लेते हैं कि यहां पर ये जो मांग और आपूर्ति का सिद्धांत देख रहे हैं, अब यहां पर क्या हो रहा है, हम लोग आय से आकर जोड़ लेते हैं, आय से लाकर जोड़ देते हैं, ठीक है। और आय क्या है, अब देखिए जैसे मान लेते हैं कि जो फर्म चला रहा है, फर्म, इसका भी तो आय हो रहा है, और प्लस जो इसमें कर्मचारी हैं उनका भी तो इसी से आय हो रहा है, आय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जरा आप ये बताइए कि जब ये लोग पैसा प्राप्त कर लिए तो इस पैसे का क्या करेंगे, पुनः मांग करेंगे कि नहीं करेंगे। भाई जिसके पास जिस स्तर पे पैसा है वो उसी स्तर पे मांग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोई करोड़ों में कमा रहा है तो उसको क्या है, वो कम से कम करोड़ों वाला मकान चाहिए, कोई हजारों में कमा रहा है तो उसको लाखों वाला मकान चाहिए। मांग कहां से निकल करके आ रही है, आय पर आधारित है कि नहीं है। अब मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया देखिए अब इस टॉपिक को यहां पे जोड़ना है, लिख करके भी मैं छोड़ के जा सकता था, आपके लिए याद करना हो जाता बस, लेकिन आप इस बात को समझिए क्योंकि पूरी देखिए अर्थव्यवस्था जो है ना ये समझ का खेल है। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो बस आपको नीति समझना है कि क्या है और किस प्रायोजन में है, बाकी उसका लाभ क्या है, हानि क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर उसका महत्व क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्या महत्व है, जब तक आप ये सब बातें ना समझ पाओ तो अर्थव्यवस्था पढ़ने का फायदा क्या हुआ। ठीक है, तो आइए देखिए अभी हमने क्या बताया, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आधार है कीमत, क्योंकि यहां पर क्या होता है, यहां पर हमेशा आधार बनता है इकाई। एक व्यक्ति को हम मान लेते हैं, अब एक व्यक्ति किसी उत्पाद को खरीदने जा रहा है, किसी उत्पाद को खरीदने जा रहा है, तो आप बताइए उसके लिए कीमत मैटर करेगी कि नहीं करेगी। भाई वो अपनी बजट में ही तो कोई चीज खरीद सकता है, आपूर्ति तो सभी चीजों की है, हमको मांग किस चीज की वो भी तो हम देखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर वस्तु की कीमत व्यक्ति के बजट में है तब वो उसको प्राप्त करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो इस पे आधार क्या बन रहा है, कीमत। अब अगर हम मैक्रो इकोनॉमी की बात करें तो देखिए आपने एक वस्तु को खरीदने के लिए टारगेट किया तो आप कीमत देख रहे हैं, आप कीमत देख रहे हैं। जरा आप मुझे बताइए आपकी जो दैनिक गतिविधि होती है, दैनिक गतिविधि होती है, ये कोई एक आर्थिक क्रिया है या आर्थिक क्रियाओं का समूह है, संग्रह है। आपकी दैनिक गतिविधि सुबह उठ करके टेस्ट करते हैं, उसकी कीमत से चीजों का प्रारंभ कर दीजिए दाम लगाना, कि आप पेस्ट जो कर रहे हैं वो 5 रुपए वाला पैकेट लेकर कर रहे हैं कि 50 वाला कर रहे हैं कि 200 वाला कर रहे हैं कि 1000 रुपए में आने वाला कर रहे हैं। एक उत्पाद पे आप बात कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स चलेगा, लेकिन किसी व्यक्ति की जो पूरी दिनचर्या होती है, जो उसकी जीवन शैली होती है, उसमें तो न जाने कितने प्रकार की आर्थिक गतिविधियां चलती नहीं चलती हैं। अब आप बताइए सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक आपकी जो सारी आर्थिक गतिविधि चलेगी वो वस्तुओं की कीमत पर चलेगी या आपकी आय पर चलेगी। सही, आपकी आय जिस तरह की होगी उसी के अनुसार आपकी चलेगी, क्योंकि यहां पर एक की बात नहीं कर रहे हैं हम, अब हम समस्त पूरे जो गतिविधियां उसको यानी समष्टि शास्त्र मिलाकर जोड़ रहे हैं। आप कार से आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं कि ऑटो से आ रहे हैं, आप ठेले पे खड़े होकर खा रहे हैं कि रेस्टोरेंट में खा रहे हैं कि 5 स्टार होटल में खा रहे हैं, आप 500 के कपड़े पहन रहे हैं कि 5000 के कपड़े पहन रहे हैं, 50,000 के पहन रहे हैं कि 5 लाख के पहन रहे हैं, और इसी तरह से आपके जीवन से जुड़ी प्रत्येक प्रतिदिन के घटनाक्रम में आय आपके जीवन को निर्धारित करता है। इसलिए यहां पर क्या है, किसी एक वस्तु की कीमत से आप प्रभावित नहीं होने वाले हैं। आपके जीवन में क्या आर्थिक गतिविधियों में आय मायने रखता है। अगर मैं जो एग्जाम्पल दिया हूं उसमें यह डिपेंड करेगा कि आप महीने में हजारों कमाने वाले हैं, महीने में लाखों कमाने वाले हैं या महीने में करोड़ों कमाने वाले हैं। क्यों, बात को समझिएगा। जब आप फिर से एक बार माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगे, करोड़ों में कमाने वाला व्यक्ति भी सभी चीज का उपभोग नहीं कर सकता है। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति करोड़ों में कमा रहा है और वो जो वस्तु खरीदना चाहता है एक सामान्य जीवन के लिए, उस वस्तु की कीमत अरबों में है, तो यहां पर भी तो कीमत उसके निर्णय में एक प्रभावकारी भूमिका निभा रहा है। वो खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। याद करिए वो दिन जब इल्तुतमिश बाजार में बिक रहा था और कौन नहीं खरीद पाया था,
गौरी नहीं खरीद पाता। क्यों? कीमत उसकी ज्यादा थी। और कहा क्या गया, किसी ने सवाल भी पूछा था कि सर मतलब शासक के लिए भी कीमत इतनी ज्यादा हो गई कि वो खरीद नहीं पा रहा है। तो बात क्या थी कि हर चीज की एक स्तर पर मूल्य लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा। अपनी स्तर से बढ़ करके कुछ जगहों पर आप समझौता कर सकते हैं, समस्त जगहों पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या देखा कि जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो हमेशा क्या होगा, किसी एक चीज को आधार बनाइए, कीमत अपने आप निकल चली आएगी। और जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, समस्त आर्थिक गतिविधियां उसमें आकर के जुड़ जाएंगी। अब इसी चीज को हम मांग और आपूर्ति पे लेके आते हैं। यदि एक, इसको ऐसे कर लें, यदि इकाई के रूप में मांग व आपूर्ति की बात कर रहे हैं, इकाई के रूप में मांग व आपूर्ति की बात कर रहे हैं, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए, इकाई मतलब एक। अब आपको एक नया मोबाइल खरीदना है, अब आप मोबाइल के लिए तमाम जगह पे सर्च कर रहे हैं, तो क्या मोबाइल की गुणवत्ता आपको प्रभावित करती है या मोबाइल की कीमत आपको प्रभावित करती है? कीमत पहले आप सोचते हैं कि मेरा बजट क्या है, और उसके अनुसार फिर आप देखते हैं कि हमको किस स्तर की बेहतर चीजें मिल सकती हैं। इसका मतलब क्या, कहीं पर भी इकाई के रूप में मांग और आपूर्ति की बात करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइक्रोइकोनॉमिक्स। और कहीं पर हम लोग समग्र रूप से बात करें, मतलब जितने भी प्रकार की मांग है और जितने भी प्रकार से उसकी आपूर्ति हो रही है, तो समस्त मांग और आपूर्ति क्या हो जाएगी आपकी, मैक्रो में आ जाएगी। क्लियर है? राष्ट्रीय स्तर की अर्थव्यवस्था को समझने से पहले अपने व्यक्तिगत जीवन की अर्थव्यवस्था को समझिए। प्रतिदिन के जो छोटे छोटे आपके निर्णय हो रहे हैं, पैसों से जो आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, उसको जोड़ करके चीजों को समझने की कोशिश करिए कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में जा रहे हैं या मैक्रो में जा रहे हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग को देखना है, यहां पर ये चीज क्लियर हो गया। अभी हम लोग सिर्फ ये समझे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। अब हम लोग देखते हैं जो आपका व्यष्टि अर्थ शास्त्र है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसके घटक के बारे में बात करते हैं। घटक, ध्यान रखिएगा, यहां पर 3 घटक कार्य करते हैं। कौन कौन से? एक होगा उपभोक्ता सिद्धांत, दूसरा होगा उत्पादन सिद्धांत, और तीसरा होगा कीमत सिद्धांत। ठीक है, ये 3 चीजों पर क्या होगा, आपका जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो कार्य करता है। एक एक करके समझते हैं। आइए, उपभोक्ता सिद्धांत। क्या कह देंगे, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर। मान लेते हैं एक व्यक्ति है, जब तक व्यक्ति बनता नहीं तब तक अच्छा नहीं लगता। कौन है ये? कौन है? आप लोग हैं ना। अब आपकी कुछ आय है, आपकी कुछ आय है। कल तो आप लोग बड़ी मुश्किल से 20,000 रुपये महीना कमा रहे थे, है ना। आज फिर मान लेते हैं आप लोग कुछ कमा रहे हैं। आप बताइए, एक महीने में आपकी इनकम 50,000 रुपये नौकरी के तौर पे मैं अपनी तरफ से देता हूं। अब आप लोगों को ये फिक्स हो गया कि लगभग 50,000 रुपये की नौकरी हमको मिल गई। अब आप अपने जीवन में जो आर्थिक गतिविधियां चलाएंगे उसमें आपकी प्राथमिकता क्या होगी?
50,000 रुपए की नौकरी, पहला काम क्या करेंगे? 50,000 रुपए की नौकरी, पहला काम क्या करेंगे? हाँ बताइए, 50,000 रुपए, ज्यादा सोचिए मत, कभी तो जिंदगी को जी लीजिए। बताइए, 50,000 रुपए की नौकरी आपकी लग गई है, प्राथमिकता किसे देंगे आप? अरे भाई, आइए प्राथमिकता को समझते हैं क्या होता है। एक बात बताइए, जब आपके पास पैसा आता है तो आप अपने जीवन की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनको संतुलित करने का प्रयास करते हैं। उसमें शौक भी कोई चीज होती है, संतुष्टि भी कोई चीज होती है। आप जो अपनी आय है उसका आवंटन करते हैं, आय का आवंटन यानी वितरण करते हैं, आय का आवंटन या वितरण करते हैं। कुछ तो प्राथमिकता करते होंगे। जैसे मान लेते हैं किसी ने कहा कि हमारी नौकरी लग गई, हमको एक महंगी गाड़ी खरीदना है, यानी हमको महंगी हटा भी दें तो गाड़ी खरीदना है, होगा। हो सकता है कुछ लोगों का शौक हो कि हमको क्या करना है, अच्छा अच्छा खाना है, पहनना है। कुछ ज्यादा समझदार, कंजर्वेटिव तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ सो कॉल्ड मॉडर्न टाइम में जो ऐसे लोग होते हैं उनको लोग यही कहते हैं कि ये थोड़ा कंजर्वेटिव विचारधारा के हैं, कि जो अपनी भविष्य को सुरक्षित करना चाहेंगे, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को साथ लेके जाना चाहेंगे। उसमें कुछ ऐसे भी होंगे जिनको लगेगा कि हमारी जो नौकरी लगी है तो घर में हमारा कच्चा मकान है, पहले उसको पक्का कराना है, बहन की शादी करना है, पैसे की सेविंग करना है, छोटे भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके भविष्य के खर्चे को हमको देखना है। ऐसे भी तो लोग होंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति जहां पर अपना, देखिए उसके आय तो प्रारंभ हो गए हैं, आय का आवंटन कर रहा है नहीं कर रहा, अपने जो उसके पैसे हैं उसको तमाम आर्थिक क्रियाओं से जोड़ रहा है नहीं जोड़ रहा है, लेकिन वो प्राथमिकता जिस चीज को दे रहा है उसमें प्रमुख क्या है, आत्मसंतुष्टि। हर व्यक्ति अपनी आय का जो खर्च है वो प्रयास करता है ज्यादा से ज्यादा ऐसी जगहों पर करें जहां उसको क्या हो, संतुष्टि मिले। किसी को अपने परिवार के लिए पैसे को बचा बचा करके उनकी जरूरतों को पूरा करने में संतुष्टि मिल रहा है, वो पैसा भी तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर ही रहे होंगे। और किसी को अपने शौक को पूरा करने के लिए क्या है, पैसों को जो है मतलब खर्च करने में मजा आ रहा है, तो वो भी तो अपनी संतुष्टि में काम कर रहा है। तो होता क्या है, हम इसमें क्या पढ़ते हैं, हम इसमें पढ़ते हैं उपभोक्ता व्यवहार को, उपभोक्ता व्यवहार को। आपको लगता है अगर सभी चीजें आवश्यकता की कीमत तक ही सीमित है तो प्रत्येक चीजों की कीमत इतने उच्च स्तर तक की भी क्यों होती है कि सामान्य व्यक्ति सोच करके दंग रह जाता है, इतना महंगा भी आता है। इंपोर्ट बैग, लेदर का बैग अगर आप लेने जाएंगे ना, 2-2, 4-4, 5-5, 8-8, 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 लाख के आते हैं। अब ये बताइए जो कंपनी है वो उनको बना रही है तो क्या उसकी मांग नहीं है? कि कंपनी पागल है कि अपना इतना पैसा फंसा रही है? आप कल्पना करके देखिए कि 10 लाख में अगर कोई कंपनी एक बैग बना रही है और रोलेक्स जैसी घड़ी लाखों रुपए में एक बना रही है, उतने में तो छोटे लोग अपने पूरे व्यापार का सेटअप कर देते और दिन भर में जाने कितना प्रोडक्शन करते। तो कंपनियां क्यों इतना महंगा सामान बना रही है? क्योंकि उनको पता है कि कुछ तो उपभोक्ता ऐसे हैं जिनकी आय का जो आवंटन होगा, जो वितरण होगा, वो उनकी इन प्राथमिकताओं पर होगा। तो प्रारंभ कहां से हुआ? मांग आया कि नहीं आया? तभी तो कंपनी उसकी आपूर्ति करा रही है। तो फिलहाल मांग आपूर्ति बहुत स्तर पर समझ लिए हैं। यहां पे क्या था, हमको उपभोक्ता व्यवहार को समझना है।
इसका मतलब जब हम लोग आर्थिक क्रियाओं के बीच में इसका अध्ययन करते हैं, हम लोग उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करते हैं कि उसको कहां पर अपने पैसों को खर्चा करके संतुष्टि मिल रही है, तो उसी को आप क्या कहते हैं, उपभोक्ता सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, कोई भी जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो देखता है ना कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों को किस तरफ ज्यादा रुझान हो रहा है। जैसे आज के समय में आप देख रहे हैं कि मान लेते हैं हम लोग जैसे एक ट्रेंड की बात करें तो आप देखेंगे जिस चीज की मांग ज्यादा बढ़ रही है, आप देखिए तुरंत उस चीज की दुकानें खुल रही कि नहीं खुल रही हैं। मोबाइल शॉप अगर आप देखिए, मतलब पहले जो होता था पूरे शहर में 2-3 तो होते थे, और अब आप देखेंगे तो मतलब हर गली कूचे में 2-3 तो होते हैं। क्यों इतने बड़े पैमाने पर है? क्योंकि वहां पर इस व्यवहार को पहचान लिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता है, और संतुष्ट भी उसको तभी होगा जब वो एक अच्छा मतलब सेल अपने हाथ में लिया होगा। इसका मतलब क्या है, कार्य ऐसे ही चल लेते हैं। ठीक है, तो हमको ये अध्ययन करना पड़ता है पूरे, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से बातें कर रहे हैं ना, तो पहले मानव व्यवहार को तो समझिए, पहले उपभोक्ता के व्यवहार, मानो नहीं, पहले उपभोक्ता व्यवहार को समझिए तब आप समझ पाएंगे। अब इसी तरह से क्या है, उत्पादन व्यवहार। उत्पादन व्यवहार, उत्पादन व्यवहार की बात करें तो अब यहां पर किसकी बात करें, अब एक कंपनी के ओनर के दृष्टिकोण से सोचिए क्या करना है। यहां पर किस वस्तु का उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, किस गुणवत्ता का उत्पादन करना है, किस वर्ग के लिए उत्पादन करना है, ये सारे जो अध्ययन का विषय हो जाता है, ये क्या होता है, उत्पादन सिद्धांत। जब आप अपने जीवन में कोई भी व्यापार करना प्रारंभ करेंगे तो शुरू करने से पहले पहला चुनाव तो आपका होगा ना, हम किस चीज का उत्पादन करें, किस क्षेत्र में जाकर हम अपना हाथ डालें, होगा कि नहीं होगा। फिर दूसरी चीज होगा कि जब आप किस क्षेत्र में जा रहे हैं तो सबसे पहले वर्ग पहचाना जाता है कि जब आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो आप किस वर्ग के लोगों को सेवा दे सकते हैं, क्योंकि उसी स्तर से क्या करेंगे आप, उस गुणवत्ता और प्लस बाजार में उसकी क्या कीमतें चल रही हैं उसके अनुसार मूल्य आप स्थापित करेंगे। ये सारी चीजें आप क्यों करते हैं, क्योंकि आपको क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, लाभ चाहिए ना, प्रतिस्पर्धा भी तो है। तो अब सोचिए किसका उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, किस गुणवत्ता का उत्पादन करना है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अपना उत्पादन कर सकें और लोग उसको लें, तभी तो हमको लाभ मिलेगा। अब इसी में एक और जाकर जोड़ देते हैं, जो तीसरा था कीमत का सिद्धांत था ना, कीमत का सिद्धांत। अब यहां पर देखिए किसी वस्तु की कीमत किस पर निर्भर करती है, किसी वस्तु की कीमत किस पर निर्भर करती है, बाजार की कीमत पर। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कोई चाय बेच रहा है, आपके एक सामान्य जो मतलब इसकी बाजार की कीमत है वो कितना मान के चल रहे हैं आप, 10 रुपए, और स्टैंडर्ड बढ़ जाइए 20 रुपए, ठीक, यानी हम मान लेते हैं 10 से 20 के बीच में। गुणवत्ता में वो व्यक्ति क्या कर दे कि इसके लिए 100 रुपया मांग ले, लोग देंगे ही नहीं, देंगे, क्योंकि बाजार में कीमत क्या है, पास में आ रहा है। अब ये बात रही कि सर 500 वाली बिकती है, तो इसका मतलब क्या है, जो उत्पादन कर रहा है उसने वर्ग को डिसाइड किया कि नहीं किया, 500 रुपए का जो अपना बेच रहा है गरीबों के लिए चाय बेचेगा, वो तो पहले से सोच के रखा है कि किस स्तर के लोगों को हमको बेचना है, किस तरह का हमको उत्पादन करना है। तब अगर वो उच्च वर्ग के, यानी आप कह सकते हैं जो भारत में आर्थिक समृद्धि रखते हैं, उनको टारगेट करके अगर किसी चीज को केंद्रित किया है, मान लेते हैं सामान्य जगह पर वो 500 रुपए की चाय पीते हैं, तो हो सकता है 500 से 1000 हम एक एवरेज मान लेते हैं,
वो क्या गुणवत्ता उसमें कर दे कि लोग उसको उस स्टेज पे आकर के 5,000 कीमत दे दें। नहीं ना कर पाएगा, करेगा? क्योंकि जो अपनी कैपेसिटी से 500 से 1,000 के बीच में सामान्य स्तर पर बाजार में उस चीज की मांग को प्राप्त कर ले रहा है, उत्पादक उसका कहां से 5,000 रुपए मांग कर सकता है? समझ नहीं आया? और ध्यान रखिएगा, हम लोग इसको किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? हम लोग इसको व्यष्टि शास्त्र के अंतर्गत पढ़ रहे हैं ना। इसका मतलब आप इकाई के रूप में किसी चीज को सोचकर चलिए। आप पूरे समाज को जब एक साथ सोचना शुरू कर देंगे तब तो समष्टि शास्त्र में पहुंच जा रहे हैं आप, क्योंकि आप सबको नहीं सोच सकते हो। आपको एक वर्ग ढूंढना पड़ेगा, एक वर्ग। हम निम्न वर्ग के लिए कर रहे हैं, हम निम्न मध्यम वर्ग के लिए कर रहे हैं, हम उच्च मध्यम वर्ग के लिए कर रहे हैं या उच्च वर्ग के लिए कर रहे हैं। कुछ कंपनियां हैं जो पानी वो 10 रुपए की बोतल से लेकर के हजारों में बनाएगी। इसका मतलब उसने क्या किया है? उसने सभी वर्गों को ध्यान में रखा है, लेकिन कीमत बाजार के अनुरूप है कि नहीं है? जो सामान्य पानी है 20 रुपए बोतल आपको मिल जाएगा, और फिर उसके हिसाब से जैसे जैसे उसके मार्केट वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे प्रोडक्ट की भी वैल्यू बढ़ जाएगी। असमझे? तो ये क्या है आपका? ये पूरी तरह से था व्यष्टि शास्त्र। व्यष्टि शास्त्र के घटक क्या है? पहले उपभोक्ता को पहचानिए, तब आप उसके अनुसार उत्पादन की पहचान करते हैं, और तब बाजार के अनुसार उसकी कीमत निर्धारित करते हैं, और तब जाकर बनता है आपका क्या? पूरा आर्थिक गतिविधि। कंज्यूमर है नहीं, प्रोडक्शन हम कर दिए, कीमत उसकी तय भी कर दिए, खरीदेगा कौन? और अगर नहीं खरीदेगा तो आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ कहां से होंगी? ठीक है, आइए अब अगर इसी बात को हम लोग करें जैसे समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। अब आप बताइए, जब हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं, देखिए इसमें तो जो विषय है आपके ना, एक्चुअल में वो पूरी आपको इकोनॉमिक्स में या पूरी जो आपकी अर्थव्यवस्था विषय है, भारतीय अर्थव्यवस्था, उसी को पढ़ना ही है। क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर समग्र रूप से किसको ध्यान रखेंगे? भारत को लेकर ध्यान रखेंगे ना। तो इसमें जो समष्टि अर्थशास्त्र के घटक होंगे उसके तहत क्या क्या आ जाएगा? सब आ जाएगा। इसका मतलब भारत सरकार का बजट, यहीं से तो आय का आवंटन प्रारंभ हो रहा है, होगा कि नहीं होगा? बजट जितना बड़ा यानी आय जितना ज्यादा, खर्चे उतने ही लैविश होंगे, खर्चे उतने ही क्या होंगे? उतने उच्च स्तर के होंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरे पे क्या करेंगे फिर हमारे यहाँ की मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति, महंगाई कैसे किसी चीज का बढ़ेगा। इसके बाद फिर वही आएगा राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय। फिर यहां पर आएगा राजकोषीय नीति। ठीक है, इसके अलावा आप बात करेंगे, देखिए मौद्रिक नीति के अंतर्गत आपका क्या? मुद्रास्फीति भी आता है, मुद्रा और स्फीति भी आता है। इसका मतलब क्या? इन्फ्लेशन भी आता है, डिफ्लेशन भी आता है। दाम किसी का कैसे बढ़ना और कैसे घटना है, दोनों चीज आता है इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा यहीं पर फिर रोजगार, आय ज्यादा होगी तो रोजगार ज्यादा देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? ठीक है, इसके अलावा फिर और क्या जाएगा आपका? भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन, ये विनिमय प्रणाली, ये सभी क्या है आपके एक एक टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना है। तो चूंकि हम लोग भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग का माइक्रो इकोनॉमिक्स पे ज्यादा फोकस नहीं होता, हम लोग का फोकस किस पे होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। ठीक है, क्लियर है? चलिए कल हम लोग बात करेंगे वित्तीय संस्थाओं के बारे में और वित्तीय समावेशन के बारे में। तब हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से आर्थिक गतिविधि में जो एक माध्यम बना है वो क्या बना है? बैंक बना है। क्योंकि सारी आर्थिक गतिविधियों के पीछे क्या है? उसका बहुत बड़ा योगदान है। कैसे होगा वो सारी चीज कल आप देखेंगे। तो उसमें हम लोग वित्तीय संस्थाएं क्या होती हैं, कैसे कार्य करती है, सारी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए फॉर टुडे दैट्स ओवर।